हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा इस रात के 8:30 बजे के शो से लर्निंग और अर्निंग का एक बेहतरीन मजा ले रहे होंगे। और मेरी कोशिश बस यही है कि अगर आपके लाइफ में मैं 1% का भी वैल्यू एडिशन कर पा रहा हूं तो मैं अपनी लाइफ को सक्सेस मानूंगा। क्योंकि मेरी कोशिश है ये रात के 8:30 बजे का शो आपको मार्केट का नजरिया, स्टॉक के लेवल, स्टॉक को कैसे सोचते हैं, इन सब का एक बेहतरीन संगम मिले। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेहतरीन चीजों के साथ। क्रिप्टो, सेंसेक्स, स्टॉक, रिजल्ट्स, बहुत कुछ है, चार्ट के साथ, न्यूज के साथ और उसकी एनालिसिस को समझने के एक अलग अंदाज के साथ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें और रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें। और यही है वो रात के 8:30 बजे का शो जहां पर कोशिश एक अलग अंदाज की। तो चैनल का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कुछ भी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं इंडियन होटल के Q3 रिजल्ट्स के साथ। राकेश झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट है। Q3 के रिजल्ट शानदार आए हैं। जो इनकी बिक्री है वो कोविड के पहले के 80% के लेवल पर पहुंच चुकी है। तो कोविड से पहले की तुलना में अगर 80% के लेवल पे पहुंच चुकी है, ये बहुत ही ट्रिमेंडस है, ट्रिमेंडस। अब यहां पर आप ये समझे कि इनके होटल्स की जो बिक्री है तीसरी तिमाही में तकरीबन दोगुना हो गया है। ऑक्यूपेंसी में इजाफा हुआ है, कॉस्ट कटिंग पे लगातार काम कर रहे हैं। इब्टा का लेवल बढ़कर कोरोना के पहले के आसपास पहुंच चुका है। कर्ज के लेवल को घटाया है। जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है वहां पर वी शेप की रिकवरी आ रही है। फेस्टिवल सीजन, वेडिंग सीजन, हाई वैक्सीनेशन, ये कई सारी चीजें मजबूत डिमांड दिखा रही हैं। दिसंबर क्वार्टर में 96 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 133 करोड़ का नेट लॉस था ड्यू टू कोविड। तो ये वो चीजें हैं जो धीरे धीरे सुधरती चली जा रही हैं और बेहतर करती चली जा रही हैं। वहीं पर चार्ट में क्या है उसको लास्ट में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं बैंक ने किसको एनपीए में डालने की तैयारी कर ली। वो कोई और नहीं, फ्यूचर रिटेल की कहानी है। फ्यूचर रिटेल को कर्ज देने वाले 27 लेंडर्स यानी कर्ज दाता ने अदालत से मांग की है कि भैया अमेज़न और रिलायंस जो अपने आप में लड़ रहे हैं, मामला कब आएगा पता नहीं, हमारे पैसे अलग अटके हुए हैं, तो अमेज़न और रिलायंस को फ्यूचर रिटेल के लिए बिडिंग करने की अनुमति दे दीजिए जिससे पैसे तेजी से रिकवर हो सकें। और दोनों कर रहे हैं आपस में तकरार, जो आप सबको पता है। और यहां पर आप जान लीजिए कि फ्यूचर रिटेल पर बैंक का लगभग 17,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 17,000 करोड़ का कर्ज है। और पूरे फ्यूचर ग्रुप पर जो कर्ज है वो इससे भी कहीं ज्यादा है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। अगर अमेज़न जीतता है तो फ्यूचर रिटेल को बचाने के लिए एक प्राइवेट फंड के जरिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं पर अगर फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के डील को मंजूरी मिलती है तो फ्यूचर ग्रुप को 25,000 करोड़ मिलेंगे। लेकिन सवाल ये जीतेगा कौन? ये कहानी कोर्ट की लड़ाई, आज तक कोई नहीं जीता। सिर्फ आदमी बूढ़े हो जाते हैं लेकिन कोर्ट की लड़ाई चलती रहती है। ये बात अलग है कि ये नॉर्मल लाइफ की कहानी है। कॉर्पोरेट की लड़ाई अलग तरीके की होती है और उसमें पिसती है कंपनी जो फ्यूचर ग्रुप फंस रहा है। बट ओवरऑल मेरा मानना है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिटेल वालों की लग चुकी है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा था अब रिलायंस ले लेगा। मार्केट में इस तरह का हाइप क्रिएट हुआ था, फ्यूचर ग्रुप के दिन बदल जाएंगे। बदलेंगे, बाद में बदलेंगे भाई, अभी तो लग गई। ये लंबा मामला है। तो वही लेंडर्स का कहना है, भैया समाधान निकालिए, लंबा समय लगेगा वरना पैसे की रिकवरी में दिक्कत आएगी, वैल्यूएशन और गिरेंगे। इन सब चीजों को देखते हुए बैंकों ने फ्यूचर रिटेल को दिए गए कर्ज को एनपीए की कैटेगरी में डालना शुरू कर दिया। और ये बैंक के लिए कहां से अच्छा है? और मुझे पर्सनली लगता है इन सब पे कुछ कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन आना चाहिए, क्योंकि बैंकों पर इस तरीके से एनपीए बढ़ता है और ओवरऑल फिर वो रिटेल वालों को ही नुकसान होता है। अब बात करते हैं टाइटन Q3 रिजल्ट्स की। Q3 रिजल्ट्स आ गए। कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 135.6% की बढ़त के साथ 987 करोड़ रुपए रहा। जबरदस्त धमाका। वहीं पर तीसरी तिमाही में जो टाइटन की इनकम है, आय है, वो 30.6% की बढ़त के साथ 9,515 करोड़ रहा। एक बेहतरीन रिजल्ट। कुछ दिन पहले भी टाइटन के बारे में हमने कवर किया था, जहां पर बजट से भी इनको फायदा मिलने वाला है। तो ओवरऑल एक बेहतरीन है, जहां पर कंपनी ने एक और बड़ी ही प्यारी बात कही है, ग्रोथ
और मुनाफे के नजरिए से ये जो Q3 रहा है ना, इनके सबसे बेहतरीन Q3 में काउंट होता है। आप समझिएगा इस लाइन को, ये अपने आप में काफी बड़ी लाइन है। तो यानी बजट का भी फायदा, यहाँ पर इस तरीके से भी फायदा। और इसीलिए मैं कहता हूँ, बहुत लोग कई बार कहते हैं टाइटन महंगा हो गया है, ऐसा है वैसा है, और मैं हमेशा कहता हूँ क्वालिटी स्टॉक कभी महंगे नहीं होते हैं। वैल्यूएशन महंगी होती है, टाइम वाइज वो एक अलग कहानी है। आज बहुत सारे लोग बजाज फाइनेंस को सिर्फ इसलिए नहीं ले सके कि महंगा है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर जाता रहा। क्यों? क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल अच्छा था। जब रिजल्ट खराब आते हैं या कोई ऐसी चीजें आती है, वहां पर स्टॉक गिरता है, वो एक बहाना होता है वैल्यूएशन को करेक्ट करने का। बट ओवरऑल देखना चाहिए कंपनी क्या कर रही है और किस तरीके से कर रही है। और इसलिए मुझे टाइटन पहले भी पसंद था और आज भी पसंद है। अब हम बात करते हैं जी इंटरटेनमेंट के Q3 रिजल्ट की। यहां पर उनका कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 298.98 करोड़ रहा, जो पिछले फाइनेंस वर्क ईयर की इसी तिमाही में दर्ज किए गए 398 करोड़ से कम है। इसके अलावा इनकी टोटल इनकम भी घटकर 2130 करोड़ रुपए रही, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर की इसी तिमाही में 2756.93 करोड़ थी, यानी ज्यादा सही नहीं। लेकिन यहां पर कंपनी का कहना है कि दिसंबर तिमाही के रिजल्ट को पिछले साल के आंकड़े से तुलना करना सही नहीं है, क्योंकि इस दौरान कोविड के चलते उसे बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है। यहां पर FMCG कंपनी द्वारा विज्ञापन का जो एड में खर्च थे वो काफी कम हुए थे। कई सेक्टर में RM की बढ़ती कीमत, रेवेन्यू ग्रोथ, ये कई सारी चीजें हैं जो फेस करनी पड़ी हैं। लेकिन आगे आने वाले वक्त में जिस तरीके से जी और सोनी का मर्जर है वो बहुत बेहतरीन लगता है। और आगे आने वाला वक्त, हम आगे आने वाले 3 साल 4 साल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये बहुत ही बेहतरीन करते हुए कर सकते हैं, अगर इंटरनली जो इनका लफड़ा है वो कोई क्रिएट ना हो। और वहां पर इन सब चीजों को देखते हुए कई ब्रोकिंग हाउस इनको बाई की भी रेटिंग दे रही है। बट वो सारा एक इन्वेस्टमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं से आज खरीदो और कल की कहानी नहीं है, ये सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं 65 रुपीज के स्टॉक में बिग डील। उससे पहले मैं बता दूं कि टेलीग्राम पे अभी तक 6 बुक डाल दी गई है, 6, जी हाँ, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की मिलाकर टोटल 6 बुक। अगर आपने वो बुक नहीं देखी है, कई बार नए लोग जब टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो वो कहते हैं बुक कहाँ है। आप उस चैनल को स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे तो 1 बाय 1 सारी बुक दिखेगी और वो आपके लिए। और जिन्होंने पढ़ लिया है एंजॉय कीजिए, और बहुत ही जल्दी कोई नेक्स्ट बुक हम उसमें डालने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 65 रुपीज के स्टॉक में बिग डील की। देखिए, अमेरिका की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी कॉमकास्ट के मीडिया मुगल जेम्स मर्डॉक और उदय शंकर के साथ मिलकर वाईकॉम 18 की हिस्सेदारी खरीदने की चर्चा चल रही है। एंड ड्यू टू दैट रीजन TV 18 ब्रॉडकास्ट के शेयर में तेजी आपने देखी। यहां पर जनवरी में रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार मर्डॉक और शंकर रिलायंस इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में वाईकॉम 18 में 12,000 करोड़ रुपए लगाने का विचार कर रहे हैं। ये मार्केट की न्यूज़ है, सोर्स की न्यूज़ है, अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, जिसमें TV 18 ब्रॉडकास्ट की मेजॉरिटी स्टेक है। अब इस डील को होने से क्या होगा कि शंकर और मर्डॉक की वाईकॉम 18 में 40% की हिस्सेदारी होगी, जबकि रिलायंस की जो आर्म कंपनी है TV 18 वो इसमें 51% के साथ मेजॉरिटी स्टेक बनाए रखेगी। अब ऐसा हो क्यों रहा है या ऐसी बातें क्यों उठ के आ रही हैं? उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ जी इंटरटेनमेंट और सोनी इंडिया के मर्जर की कहानी, जो अभी 2 मिनट पहले मैंने बताई और जिस पे डिटेल में आप लोगों को पहले से पता ही होगा कि दोनों की जो मर्जर की कहानी चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो क्रिकेट के सैटेलाइट राइट्स हैं वो भैया अरबों की कहानी है। वो एक इतना बड़ा रेवेन्यू सोर्स है जो बहुत ही मेजर लेवल पर गेम प्ले करता है। तो ये वो चीज़ें हैं जहां पर इस तरीके से निकल के आ रही हैं। तो देखना है आगे क्या होगा, इसके चार्ट को भी हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं टायर स्टॉक पर पेनाल्टी। CCI ने 2 फरवरी को गुटबंदी में शामिल 5 कंपनी पर जुर्माना लगाया। MRF, अपोलो टायर, बिरला टायर, JK टायर और सीएट। टोटल जो पेनाल्टी है वो 1788.06 करोड़ की है। हर कंपनी पर अलग अलग है, जैसे अपोलो टायर पर 425.5
53 करोड़, MRF पर 622.09 करोड़, C8 पर 252.16 करोड़, JK टायर पर 309.95 करोड़, बिरला टायर पर 178.33 करोड़। तो अलग अलग। अब क्यों? तो CCI ने बताया कि इन टायर कंपनी ने अपने एक टायर एसोसिएशन, ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के जरिए आपस में प्राइस से जुड़े सेंसिटिव डेटा को साझा किया है जो गलत है, और उसके आधार पर टायर की कीमत पर सामूहिक रूप से तय किया जाएगा। ये रूल के अगेंस्ट है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड ड्यू टू दैट रीजन ऐसा किया गया है। अब इस पे आपने आज प्रेशर देखा है, देखना है आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से रिएक्ट होता है, या जस्ट एक हल्की फुल्की बात होके रह जाती है, या कंपनी अपने साइड से कुछ जवाब देती है। वो आगे आने वाले वक्त में दिखने वाली बात होगी। और इन तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ हम ट्विटर पे शेयर करते रहते हैं, तो किसी भी ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले पाने के लिए आप ट्विटर से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी कोशिश तो बस यही है कि कोई भी स्टॉक मार्केट की छोटी से छोटी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके पास सबसे पहले रहे, और आपको 10 जगह कहीं भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़े। तभी लाखों लोग चाहे टेलीग्राम पे जुड़े हों या ट्विटर पे जुड़े। अब हम बात करते हैं क्रिप्टो में किया है इन्वेस्ट, तो ये काम आज ही कर लीजिए। जी हाँ, आज ही। अब आपको देना होगा टैक्स ऑन क्रिप्टो इनकम। लेकिन मेरा सवाल, आप में से कौन कौन लोग हैं जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए, तभी मैं आपको डिटेल में बताऊं और पता तो चले कितने लोग हैं, क्योंकि लाखों लोग देखते हैं। तो मैं वेट कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में आपका, किन किन लोगों ने लिखा है। तो फटाफट लिखिए, आप इन्वेस्ट करते हैं या नहीं। देख लीजिए, आपको क्या है, टैक्स देना है क्रिप्टो इनकम पर। इसके साथ साथ इसका पूरा हिसाब किताब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त देना पड़ेगा। अगले साल इनकम टैक्स रिटर्न में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी इनकम का ब्यौरा देना होगा। सरकार ने एकदम ये क्लियर कर दिया है। जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं तरुण बजाज, उन्होंने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में क्रिप्टो से जुड़े मुनाफे का ब्यौरा देने के लिए एक अलग से कॉलम हम देने वाले हैं। भैया डिटेल में भरो, डिटेल में भरो। क्योंकि आपको पता है बजट में क्या हुआ, क्रिप्टो से मुनाफे पर 30% का टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा ट्रांजैक्शन पर 1% TDS भी लगेगा, और ये 1 अप्रैल 2022 से चालू हो जाएगा। यानी भैया मुनाफा कमाई चालू। और यही नहीं, 30% टैक्स पर सेस और सरचार्ज भी देना होगा। अब यहां पर क्रिप्टो से जुड़ी इनकम को घोड़ों की रेस और लॉटरी की कमाई का ट्रांजैक्शन माना जाएगा, यानी प्योर जुआ बाजारी की कहानी है। अब इससे तो एक चीज साफ हो गई कि क्रिप्टो से जुड़े मुनाफे को छुपा नहीं सकते हैं, और अगर आप छुपाते हैं तो वो ब्लैक मनी कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं क्रिप्टो वाले भाई लोग, आपको मैंने आसान भाषा में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा दी है। फटाफट इस ठंडी में लाइक का बटन दबा के हमें भी मोटिवेट कीजिए, जिससे हम इतनी ही सरल भाषा में आपके लिए चीजों को ला सके और बेहतर बेहतर दे सके। तो मोटिवेशन लाइफ में सबको पसंद है, आपको भी और मुझे भी, और आपका लाइक का बटन हमारे लिए एक मोटिवेशन है। अब हम बात करते हैं सेंसेक्स आज जो 770 पॉइंट गिरा। क्यों गिरा? देखिए, अमेरिकन और यूरोपियन स्टॉक फ्यूचर में तेज गिरावट के कारण जो आज हमारा इंडियन मार्केट था उसकी तेजी पर ब्रेक लग गया। तो अमेरिका के स्टॉक फ्यूचर में भारी बिकवाली का प्रेशर देखा गया। जब हमारी एशियन ट्रेडिंग आवर चल रहा था तो नेस्डेक फ्यूचर 2% से ज्यादा, S&P 500 फ्यूचर करीब 1% टूट गया, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान रहा मेटा का। अब कुछ लोग कहेंगे ये मेटा क्या है? वही पुराना नाम फेसबुक है। कंपनी के उम्मीद से कमजोर नतीजे के बाद मेटा का शेयर अमेरिका में आफ्टर मार्केट ट्रेडिंग में 20% से ज्यादा टूट गया, और उसका नतीजा क्या हुआ पूरी दुनिया पर दिखा। दूसरे सोशल मीडिया के शेयर, टेक्नोलॉजी के शेयर प्रेशर में आ गए। ओवरऑल टेक्निकली भी इतना गर्म लेवल दिख नहीं रहा है कि कुछ ऐसा स्पार्क आए। तो लेट्स सी, देखते हैं कल फ्राइडे को कहां क्लोजिंग होती है, उससे पहले चार्ट भी चेक कर लेंगे। अब हम बात करते हैं मेरे एक पसंदीदा मल्टीबैगर शेयर के बारे में। इस स्टॉक पे बहुत बार वीडियो बनाई है, बहुत बार जब ये स्टॉक गिरता था आप लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन इस स्टॉक के बारे में मेरी एक फेवरेट लाइन है। जैसे कुछ स्टॉक होते हैं ना जिसके बारे में मैंने फेवरेट लाइन बना रखी है, क्या? जितना गिरे उतना लो। इसकी भी कहानी वही है। Q3 आया, इनका रेवेन्यू ग्रो किया 27% ईयर ऑन ईयर पर, इनका पेट जंप किया, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जंप किया 17% ईयर ऑन ईयर पर। मार्केट लीडर है डोमेस्टिक रूम एयर कंडीशनर इंडस्ट्री में,
और यहीं पर नहीं, यहां पर ये मोबिलिटी एप्लीकेशन सच एज रेलवे, मेट्रोज, बस में भी लीडर हैं। कैसे? इनकी डिमांड अभी निकल के आ रही है एसी के रिगार्डिंग। कहां पे? रेलवे में, मेट्रो में, बस के एयर कंडीशनिंग में। तो वहां पर इन चीजों का इस कंपनी को बहुत बेहतरीन फायदा मिल रहा है। और स्टॉक का नाम आप लोगों ने गेस तो कर लिया होगा। गेस किया ना? कमेंट बॉक्स में बताइए तो देखें तो किन किन के पास ये शेयर किस प्राइस से है। तभी तो पता चले कि मेरी मेहनत कितनी सफल है और कितनी रंग लाती है। और तभी तो हम आगे कुछ बेहतर दे पाएंगे। जी हाँ, शेयर का नाम है अंबर इंटरप्राइजेस। और अब चलते हैं चार्ट पर। चलिए चलते हैं स्टॉक पर। उससे पहले स्टील सेक्टर का किंग कौन वीडियो लाइव हो चुकी है। बेहतरीन कंपेयर दो स्टॉक के बीच में किया गया है, जरूर देखें। विजय केडिया के पोर्टफोलियो में कौन से पेनी स्टॉक हैं उसको जरूर देखें। ईवी का स्मॉल कैप शेयर कौन सा है ये भी आप जरूर देखें। इट विल हेल्प यू अ लॉट। अब हमने टाइटन की बात की थी, तो जैसा कि मैंने कहा ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है। अभी तो अगर टेक्निकल लेवल पे ट्रेडिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई लेवल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इसका ब्रेकआउट लेवल ऊपर में 2700 का है और नीचे में सपोर्ट लेवल 2200 के पास का है। वहीं पर नेक्स्ट जी इंटरटेनमेंट के बारे में हमने बात की थी, तो अगेन जी इंटरटेनमेंट में ऐसा कुछ खास नहीं है कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। उसके बाद अगर हम इंडियन होटल की बात करें तो इंडियन होटल में इसमें 227 का इसका मेक और ब्रेक है, जहां पे ये रुका हुआ है। उसके बाद हमने आपके साथ शेयर किया अंबर के बारे में। अंबर हम आपके साथ शेयर करने चाहेंगे। अंबर इंटरप्राइजेस आपके सामने है, जिसमें ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका सपोर्ट लेवल 3790 का है और बाकी 3925 के ऊपर में अच्छा है। उसके बाद हमने आपके साथ बात किया टीवी 18 ब्रॉडकास्ट का, जो स्टॉक ऑलरेडी हम लोग आपको 56 के ऊपर दिला चुके थे। ये लगातार ऊपर जा रहा है, मजे लीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, जिससे जो मुनाफा घर में आता है वो कभी ना जाए। उसके अलावा कल जो स्टॉक हमने दिए थे आप लोगों को रात के शो में, उसमें कोई चेंज नहीं, कोई तब्दीली नहीं, कोई बदलाव नहीं। सिर्फ एक नई कहानी है अंबिका कॉटन मिल्स की, जहां पे मुझे लगता है कि आप इसको रडार पे रखें। 2340 के ऊपर में ये इसका मेक और ब्रेक है। वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो इसका रेसिस्टेंस है 17,780 के पास का है। तो फिलहाल इसी पे फोकस रखें और कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में सेम टू सेम कहानी है कि ये इसके 38,750 के लेवल के ऊपर में है। तो लेट्स सी यहाँ पे फोकस करते हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कहीं से कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमारी और आपकी मुलाकात अगर आप चाहते हैं 1-to-1 करना, तो 10 फरवरी की स्टॉक मार्केट क्लास ज्वाइन करें, जहां पर हम आपको बेसिक से एडवांस सिखाएंगे, जहां पे आप स्टॉक सिलेक्शन सीखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग सीखेंगे, आपको स्क्रीनर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, लाइव ट्रेडिंग मिलेगा, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन मिलेगा, बेसिक भी सिखाएंगे, एडवांस भी सिखाएंगे। स्क्रीनर से मक्खन जैसा स्टॉक सेलेक्ट कर पाएंगे। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं होगी। रात में 1 घंटे में स्टॉक सेलेक्ट किया, अगले दिन 1 घंटे में पैसा कमाया, घर चले गए। बिजनेसमैन, जॉब पर्सन, स्टूडेंट कोई भी ज्वाइन कर सकता है, हाउसवाइफ कोई भी ज्वाइन कर सकती है। हर स्टूडेंट के फीडबैक के बैच में देखिए किस तरीके से वो ज्वाइन करती हैं, किस तरीके से कमा रही हैं, किस तरीके से ग्रोथ कर रही हैं। कॉल कीजिए 9708094321 पर, क्योंकि सीखेंगे तभी जीतेंगे। 2 चीजें आप लोग हमेशा मिस करते हैं। पहला, स्टॉक सिलेक्शन, जिसके कारण फंसे नजर आते हैं, कभी किसी स्टॉक में कभी किसी स्टॉक में। दूसरा है कि अगर किसी तरीके से कोई अच्छा स्टॉक पकड़ भी लिया तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाते और बाद में परेशान होते, सर लिया तो था, मुनाफे में भी थे, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए और आज लॉस में है। तो ये वो चीजें हैं जो आपको सीखने और समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है, और जहां पर हम आपको एक अलग दुनिया का अंदाजा कराएंगे, जिससे आप कमा सकें, खुद के बॉस बन सकें, खुद के मालिक बन सकें। क्योंकि कभी किसी से पूछ कर ट्रेडिंग नहीं होती है, नहीं होती है और नहीं होती है। तो बिंदास 9708094321 पे कॉल करें और लर्निंग शुरू करें। थैंक यू सो मच।